खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद गाजी। हमारे साथ मौजूद मेहमान, मगर से पहले चंद खबरें। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जनाब अता तारड़ साहब ने बताया है कि आर्टिकल 17 को इन्वोक किया जाएगा, उसके साथ आर्टिकल 6 लगेगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे, साबिक प्राइम मिनिस्टर पे, और इसके साथ साथ जो कासिम सूरी साहब हैं उन पर भी। ये क्या मामला है? इसके साथ रिव्यू में भी वो चले गए हैं। जो रिसेंटली फैसला आया है PTI को सीटें मिलने के ज़िमन में। नून लीग को अब भी क्या मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद है। उधर फैसल वावड़ा साहब ने दोबारा से पेशन गोई की है कि जनाब एक सियासत में दोबारा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। रिमार्केबल उनकी ये सलाहियत है। अगर इसे हम और तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें, मुख्तलिफ आफात जो आती हैं वतन अजीज़ में, हमें 2005 में पहले पता चल जाता ज़लज़ला आने वाला है, तो शायद बहुत इस तरह हम बचा जाते। तो माशाल्लाह ये भी उन्होंने हमें बता दिया। हमले के बाद ट्रंप की फतह क्या यकीनी होगी, इस पर बात करेंगे। मुझे किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जनाब एतजाज़ एहसन साहब माहिर कानून हैं, और बहुत कुछ। जनाब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज़ एहसन साहब, स्ट्रेट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सर क्या है ये, कोई खौफ है? ये क्या चीज़ है? एक मुल्क जो इकोनॉमिकली एक नोज डाइव ले रहा है, और हमारा सबसे बड़ा मसला PTI है, और आके सुबह उन्होंने एक और जनाब पंडोरा खोल दिया। ये हमें ध्यान लगाने वाली बात है या खौफजदा है? हाउ डू यू लुक एट इट? और मैं बाद में आऊँगा कि इसकी क्या तरीक़ाकार होगा इस सारी चीज़ों पे जब ये प्रोसेस शुरू होगा। जनाब एतजाज़ साहब। काजी साहब, दरअसल बात ये है कि जो नून लीग वाले हैं और लीडरशिप, ये एक बात को समझ गए हैं, समझ चुके हैं, और उससे बहुत ख़ाइफ है, बहुत ख़ाइफ है। वो है कि इनकी फॉर्म 45 जो है वो किसी को दिखाई नहीं जा सकती, दिखाने के काबिल ही नहीं। जब अपलोड की थी ये फॉर्म 45, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पे किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं वो दर्ज होता है, और जो उसका कुल होता है सबका, वो कुल फॉर्म 47 में आता है। तो अगर कोई पूछे, सिंपली पूछे कि भाई साहब हमें बताएं कि कौन जीता, वो फॉर्म 47 को देख के कह सकता है इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, इसके बाद तीसरे नंबर पे ये। लेकिन वो सारा टोटल का इन्हिसार होता है फॉर्म 45 पे। अब फॉर्म 45 जो है, ये पता है मियाँ साहब को भी, शहबाज साहब को भी, तारड़ साहब को भी, कि वो फॉर्म 45 जो इनके हैं, वो फॉर्म 45 उन पे बहुत कटिंग और ओवर राइटिंग और मैनिपुलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा कि वो मतलब इस काबिल ही नहीं कि किसी को दिखाया जा सके और किसी अदालत में पेश किया जा सके, क्योंकि आखिरकार इनको उस कटिंग और ओवर राइटिंग से जहाँ 14 को 614 बना दिया लिख के, उससे पहले 6 आके, जहाँ 80 को 808 बना दिया। तो ये जब इनको ये प्रॉब्लम उन फॉर्म 45 को से लोगों की तवज्जो हटाए रखने के लिए ये बड़ा कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने 1 साल गुजारना है। 1 साल के बाद ये फॉर्म 45 जो है और दीगर इलेक्ट्रल मटेरियल ये तलफ किया जा सकता है। पहले 5 साल थे, प्रिजर्व करने लाजिम था उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसको 1 साल कर दिया गया, क्योंकि इसी तरह उन्होंने 2013 में किया था, यही 2018 में हुआ, यही 2024 में हुआ। अब ये जो मैंने तो एक दफ़ा शुरू में ही कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, बड़े सगीर में सबसे बड़े सियासतदानों में इनका शुमार होगा, अगर ये फ़ौरन आज ही इस फॉर्म 45 से ला ताल्लुकी का इज़हार करते हैं और कहते हैं जिसने इसमें टेम्परिंग की है, फोर्जरी की है, वो मेरा साथी नहीं, दोस्त नहीं, और मैं अपनी सीट यास्मीन राशिद साहिबा को देता हूँ, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ।
तो मैंने कहा ये बहुत बड़े, लेकिन इन्होंने नहीं किया इनको, या इनको करने नहीं दिया गया क्योंकि जिन्होंने फॉर्म 45 प्रिपेयर की थी और तैयार की थी, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मेजर करके कि जितने वोट टोटल नीचे आए 45 में वही 47 फॉर्म 47 में हों, ये फर्जी फिगर्स थे। अब वो डरते हैं कि ये साल इन्होंने गुजारना है ताकि ये तलफ कर सकें, कानूनी तौर पे कह सकें जी कानून कहता है तलफ कर दो। तो ये इनका असल मसला है मेरे ख्याल में, और सारी सियासत इनकी उस फॉर्म 45 पे घूमती है, जिसका ये भी अर्ज़ कर दूँ लोगों के लिए, जिसकी कॉपी आप और मैं भी ले सकते हैं। सेक्शन 100 जो है ऑफ द इलेक्शन एक्ट, वो सेक्शन 99 रिस्ट्रिक्ट करता है कॉपी के हसूल की राइट को, और सेक्शन 100 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो राइट देता है हर सिटीज़न को टू इंस्पेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द बैग एंड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑन सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो 2 रुपये या 4 रुपये फ़ी डॉक्यूमेंट फ़ीस है। 1000 भी हो तो आप अपने हलके का फॉर्म 45 के लिए दरख्वास्त दें इलेक्शन कमीशन को, और आपको वो देना दी। अच्छा इस्ताद साहब, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हैं माशाल्लाह देखना हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर आग वगैरह भी लगती रही है, और वैसे मैंने तफन्नुन के तौर पे कहा था कि ये फोर्जरी को तो वैसे ही क्रिएटिव राइटिंग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। मैं आता हूँ ज़रा अमली ये सवालात, ये हजूर ये फरमाएं कि अगर ये 17 आर्टिकल लेके, एक तो ये कि ज़ाहिर है वो 13 जजों के पास लगेगी जो रिव्यू गया है, ये इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें जो बेंच बनेगा वो सीनियर तरीन जजेस बनाएंगे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इन्होंने तब्दीली की है। अगर ये 17 के तहत रेफरेंस भेजते हैं पार्टी के ख़िलाफ़, ये क्या प्रोसीजर होगा अगर ये लगता है दे आर हेल बेंट अपॉन डूइंग दैट? एतजाज़ साहब देखिए, इस वक्त तो ये है कि इसकी नज़ीर है कि फुल कोर्ट बैठता है नैब के केस में और जमात इस्लामी के केस में। जो जमात इस्लामी में के केस में जब उसको बैन किया था अयूब खान ने, तो 2 जजमेंट्स आई थी, एक ईस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट की, एक वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट की। वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट ने ताबेदारी के तहत मुस्लिम जमात इस्लामी को बैन पार्टी गर्दान दिया था, और ईस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट ने उसको सर्वाइविंग पार्टी होल्ड किया था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया, 1964 या 65 की जजमेंट है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दी कि इट इज़ नॉट, उन्होंने फॉलो किया ईस्ट पाकिस्तान का फ़ैसला, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के भी मुताबिक था, और वो जो राइट हमारे यहाँ सेक्शन 17 के तहत है, द राइट ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम एंड एसोसिएशन, वो उसके भी मुताबिक था। तो ये एक नज़ीर है फुल कोर्ट की, और एक फुल कोर्ट की जो नैप जो अब ANP है, उसमें देखें उसको उन्होंने कलअदम करार दिया नैप को, नेशनल अवामी पार्टी को। नेशनल अवामी पार्टी ने एक नए नाम से एक नई पार्टी बना ली, और बाद में वो रजिस्टर भी हो गई, वो ANP जो आजकल है अवामी नेशनल पार्टी। तो ये हो जाएगा PTI का IPT बन जाएगा, इंसाफ के पाकिस्तान और समथिंग। तो ये कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है इनको, पर गवर्नमेंट इसमें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका डिफेंस होगा कि जी ये मैलाफाइडी है, ये बदनीयती पे मबनी है, और ये फॉर्म 45 को से लोगों की तवज्जो हटा के टाइम पास करने के लिए है। अच्छा एतजाज़ साहब, आपकी पार्टी जो है उसने इसको कहा है, आज इसको रद्द किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उधर MQM भी यही कह रही है। डज दैट मैटर? क्योंकि ये मेरे ख्याल में भेजनी तो कैबिनेट नहीं होनी है, कैबिनेट में होता है, और कैबिनेट में आपकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये थ्रू प्रेसिडेंट जाएगा, क्या प्रेसिडेंट रोक सकते हैं?
रेफरेंस? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं रोक नहीं सकते। प्रेसिडेंट के लिए लाजिम है कि वो इसके वज़ीर आज़म के मशवरे को पर अमल दरामद करे। आर्टिकल 48 का ये मंशा है बड़ा क्लियरली, तो प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। ये बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और लॉ डिवीज़न के दरमियान। इसकी ड्राफ्टिंग होगी, क्लियरेंस होगी, फिर ये रेफरेंस पेश किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, जो सदर को मशवरा देंगे कि इसको फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके रेफरेंस के साथ सारा एविडेंस जो उन्होंने लीड करना है वो साथ देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा देर नहीं लगाएगी इसकी समाअत में, क्योंकि वैसे ही ये इसमें जो मुमकिना है इल्ज़ामात, वो साइफ़र तो सिफर है, मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा इजाज़ साहब, अगर ये रास्ता खुलता है, ये रास्ता खुलता है, दो बातें। एक तो ये रास्ता खुलता है जिस तरह खाकान अब्बासी साहब भी, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं यार ये ना खोलें रास्ता, ये तो फिर ज़ाहिर है कल किसी और की भी बारी आ सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पौनी सदी आपने सियासत और इल्म और ये कानून देखा, ANC है, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से पार्टियां डिस्ट्रॉय और ख़त्म हो जाती हैं? ऐसी कोई नज़ीर है आपके सामने एतजाज़ साहब? बज़ाहिर तो कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बल्कि कोर्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जिस कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लिया गया, और यहाँ तक कि उसके चेयरमैन को शहीद कर दिया गया, और जिस तरह उसको जेल में रखा गया, और जिस तरह जाले पर उस ज़माने में जुल्म होता रहा, जाले और जाली पे किले में, लाहौर किले के अकूबत खानों में रखा गया, उस तरह की तो मिसाल नहीं मिलती। और लेकिन उससे ख़त्म नहीं हुई पीपल्स पार्टी। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बावजूद, और इस कदर संगीन तशद्दुद के बावजूद, ये वहाँ आज भी हसीना वाजिद जो अवामी लीग की सदर है और अवामी लीग है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इस तरह तो सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, ये तो किसी की खुशफहमी है। और ये लोग जो नून लीग वाले हैं ये खुशफहम भी हैं और डरपोक भी हैं, डरे हुए भी हैं, डरे हुए फॉर्म 45 की नमूद के और कंफ्यूज्ड हैं कि इनको समझ नहीं आती कि अब क्या करें। बरी हो गया एक बंदा, एक शख्स, तो उसको किस तरह हम फिर जेल में भी रखें। और वो उसने कहा था ना राना सदाउल्ला ने कि फिर हम अगर बरी हो गया इस मुकदमे में भी, उसमें भी, तो फिर हम कोई और मुकदमा बनाएंगे। अच्छा एतजाज़ साहब, ये सीटें क्या इस रिव्यू में, एक दो बातें, सीटें क्या इस रिव्यू में आपको वापस जाती नज़र आती हैं? और एक हिस्टोरिकल सवाल भी, चूँकि आप हिस्ट्री लिखते भी हैं और जानते भी हैं, कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जन्म तब पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए हुआ था। पहले जुनेजो थी, फिर मुस्लिम लीग नून बन गई। तो क्या इसका कैरेक्टर फिर यही रहा ओवर द ईयर्स? क्योंकि अब एक और पॉपुलर पार्टी अगर इमर्ज की है तो इट्स अगेन बीइंग रेंज्ड अगेंस्ट दैट पार्टी। तो क्या इसके यानी DNA में ये है? और वो पहली वो बात कि क्या रिव्यू में सीटें मिलेंगी? इसके बिल्कुल DNA में यही है, और इसी मकसद के लिए ये बनी थी। और आज जो CM चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं कि सदर मुमलिकत आते हैं और उनको रिसीव नहीं करने जाती। ये बीबी शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में, तो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, कभी उनको उनका इस्तकबाल करने लाहौर जब भी वो आती थी, कभी एक दफ़ा जब ऑफिशियली भी आ रही होती थी, एक तो है ना कि चलो प्राइवेटली चले गए, और ऑफिशियली किसी मीटिंग के लिए, किसी तकरीब के लिए लाहौर आती थी, किसी ज़ियाफ़त के लिए,
तो वो नवाज शरीफ साहब लेने नहीं जाते थे। पहले शुरू में तो वो शहर ही छोड़ जाते थे कि ये लगे कि मैं शहर में नहीं था इसलिए नहीं आया। बाद में उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी छोड़ दिया था और अब वो मरियम बीबी भी उसी तरह कर रही हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सीटों के या इस फैसले में कोई तब्दीली आ जानी, मेरे ख़्याल में नहीं आ सकती तो खैर जजेस का फ़ैसला है, और मेरा ख़्याल है कोई गुंजाइश नहीं है उसमें आने की। वो 8 जजेस का फ़ैसला, बल्कि 3 जजेस और ने भी इलेक्शन कमीशन को जितना गलत साबित किया है, ये एक लिहाज से 11-2 का फ़ैसला है। इस लिहाज से क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलतियाँ और ख़ामियाँ और बदहवासियाँ और आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, ये सब इस पे सब मुत्तफ़िक हैं, सब जजेस मुत्तफ़िक हैं। और सब से मुराद 11 जजेस मुत्तफ़िक हैं, 3 और भी 8 के अलावा। तो इसके जब 11-3 11-2 का जो फ़ैसला हो अमली तौर पे, तो उसका रिव्यू हो जाना, नज़रसानी उसकी होनी बड़ी मुश्किल और बड़ी दुश्वार है। तकरीबन खारिज इम्कान ही समझिए। अच्छा एतजाज़ साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो हैं वो वावड़ा साहब कर रहे हैं, ये बहरहाल हमारी रवायत तो रही है, ये चांगा मांगा था, उसके अलावा पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमेशा हमने देखा। तो आई थिंक कि हम हैवंट वी ग्रोन, हमने कोई इर्तका नहीं किया, जमहूरियत में हमारा तनज़्ज़ुल ही हुआ है। एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमने जब गवर्नमेंट बनाई 88 में तो नहीं 2002 में, तो हम गवर्नमेंट नहीं बनाई, हम पार्लियामेंट में आए, तो हमारे ही लोग तोड़ के मुशर्रफ ने एक पेट्रियट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी कि पी एक और लगा दो आगे। तो उसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स चले गए और तोड़ने की कोशिश तो ये करेंगे हर सूरत, और इनके साथ इदारे भी मिलेंगे इनको तोड़ने, इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के। लेकिन अब ये देखा जाएगा, ये हिम्मत है अब पीटीआई के कारकुनों की कि वो किस कदर इन अनदेखे हाथों के में से खेले जा सकते हैं या कितना नहीं। ये अब उसको भी, इमरान को भी लेकिन अभी तक तो एतजाज़ साहब एक रेजिलियंस हमने देखी है ऑन दी पार्ट ऑफ, एक रेजिलियंस तो हमने देखी है। अवामी प्रेशर का भी एक खौफनाक है, और फिर इसको खुद ही, चूँकि इसको रोज़ ही एक पानी दे दिया जाता है पीटीआई के दरख्त को। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू एंड टू गेट गाइडेंस फ्राम यू इन ऑन वेरी कम्प्लेक्स इशूज़। अल्लाह ताला कुछ बेहतर करे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत से इशूज़ हैं, बड़े अहम मेहमान हैं हमारे साथ। आखिर में हम सदर ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर बात करेंगे, उनके एडवाइज़र हमारे साथ होंगे, रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ होंगे कि वो कैसे ये जो नई ऑनस्लॉट आई है उसका जवाब वो कैसे देने, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। एक ब्रेक के बाद हाज़िर हो रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब, मेरा एक सादा सा सवाल है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पीटीआई के हक़ में, एक पैनिक की सी कैफियत लगती है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आर्टिकल 6 लगाएंगे, 17 लगाएंगे, र्यूमर मिल तो और भी चल रही है, एमरजेंसी और न जाने क्या क्या। तो क्या है ये, क्या कोई खौफ है या क्या सिलसिला है, क्यों रैटल्ड नज़र आती है गवर्नमेंट? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दो जगह पे हल्की आंच पे खिचड़ी जो है वो पक रही है, दो जगह पे। एक है हुकूमत और इत्तेहादीज़, और दूसरी कोई और जगह है जहां पर खिचड़ी पक चुकी है तकरीबन, क्योंकि मुल्क के हालात इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरीन अंदाज से चले। जितनी महंगाई है
वो महंगाई काबिल बर्दाश्त है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं या आने वाले हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। इसलिए इस मुल्क को जो मौजूदा अफरा तफरी है इससे निकालना है। एक खिचड़ी तो वो पक रही है जो आपने इशारा कर दिया कि मुमकिन है कि हालात ऐसे ही रहें तो एमरजेंसी और इससे इंतहाई इक़दाम जो है उस तक मामला चला जाए। दूसरी बात, जो पैनिक की आपने बात की है, ये पैनिक वही है जिसको एक शेर में जो है वो किया जा सकता है, जो एक गाना भी है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत से अरमान थे इस हुकूमत के। वो अरमान ये थे कि 2/3 अगर मिल जाती तो बहुत कुछ करना था। 2/3 नहीं रही तो पैनिक बढ़ गया। 2/3 मिल जाती तो एक और बहुत बड़ा काम ये होना था कि किसी और ने वज़ीर आज़म बनना था, वो ख़त्म हो गया। और जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें बहुत बड़ा पैनिक था। उसमें 2 दफ़ा जो है वो मशावरत हुई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मरी गए, CM पंजाब मरी गई और वहाँ पर बहुत से लीडरान जो हैं उनको ऑनलाइन लिया गया और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों ने खुलकर वोट नहीं दिया, लेकिन होने क्या जा रहा है, ये सिर्फ जो आज ऐलानात हुए हैं इस पर हुकूमत जो है वो नहीं है, बल्कि जो अभी मुहर्रम की छुट्टियों के बाद पार्लियामेंट का इजलास आएगा उस पे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाएगी। इरादा ये भी है, मशावरत ये भी हुई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए, दूसरा हमला कर दिया जाए या क्या करेंगे? इस फैसले को नहीं मानते। एक हमला तो पहले हो चुका है। जी कैसा मैं कह रहा था एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई हो चुकी है, फतह हुई थी ना, वो क्या थी, सजाद शाह साहब वाली, तो क्या इसी तरह का कुछ करना है? जी देखिए, इस तरह का बहुत से प्लान्स हैं और इस प्लान में सबसे बड़ा ये है कि जो पार्लियामेंट है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जितने हल्फनामे हैं वो जमा कराए जाएं और जो लोग आज़ाद हैं वो PTI में दाखिल हों और PTI के प्लेटफॉर्म से जो है वो अपने पार्लिमानी जदोजहद करें और पार्लियामेंट में आएँ। ये काम नहीं होने दिया जाएगा, ये काम जो है रोका जाएगा, हर सूरत रोका जाएगा। अब इसको पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है मुहाजराई की शक्ल जो है वो दी जाएगी। ये मशावरत हुई है क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो है वो नाकामियों के पहाड़ जो है वो उसके सामने है, महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही, मियां साहब इमरजेंसी की क्या बातें हो रही हैं? जो है वो यहाँ पर जो है सरबराहान वो दौरा नहीं कर रहे, सरमायाकारी नहीं आ रही, उससे भी तवज्जो हटानी है। लेकिन जो अरमान जो है वो आंसुओं में जो बह गए हैं उनका भी बहुत बड़ा गुस्सा है। मरी के अंदर जो बैठक लगी है वो सबसे बड़ी बैठक का जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में है वो यही है कि बहुत कुछ एक प्लान था, वो प्लान जो है चिकनाचूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने और वो इसलिए वहां पर मशावरत पे मशावरत। मियां साहब वहाँ पे मरी में नवाज शरीफ साहब भी थे और क्या मरियम साहब तो आप बता चुके हैं और PM साहब भी, सब टॉप लीडरशिप थी। जी टॉप लीडरशिप जो है वो कुछ वहां पर थी और कुछ जो है वो टॉप लीडरशिप को वो है टेलीफोन पर रब्ता किया गया और ये भी कहा गया है कि सदर पाकिस्तान से भी रब्ता किया गया। अब देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो तजब्जब का शिकार है, वो खुल का मौकफ नहीं दे रही। रजा रबानी साहब जो हैं उन्होंने मुखालफत की है, बाकी उनका बयान उस तरह नहीं आया और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी मुशावरत में है। लोग जो हैं वो उन्होंने खुलकर वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा मियां साहब एक वक्त कम है, चूंकि मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है, जो तीसरी खिचड़ी पक रही है, तीसरी खिचड़ी, वो इनसे भी सुना है नाराज़ हैं कि इनकी नालायकी की वजह से जिस तरीके से मईशत हैंडल हुई है ये कर रहे हैं मियां साहब? देखिए काजी साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ एक प्लान बना था, एक रोड मैप तैयार हुआ था और ये कहा गया था कि हम ये इन पैरामीटर्स पे चलेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो इस मामले से निकल जाएंगे। वहाँ से भी फंडिंग आ रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, एक पूरा प्लान दिया गया था, वो नहीं हुआ और इन काम भी नहीं हुआ और बजट जो आया वो जो है होशरुबा आया। अब जो महंगाई का तूफान आ रहा है वो भी होशरुबा आ रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि अवाम का गुस्सा जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह वो अवाम जो है वो किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकते हैं, चलें तो नालायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही। तो इसलिए दूसरी जानब जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें बाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला बन सकता है, शोला बन सकता है। चलें नालायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही। तो इसलिए दूसरी जानब जो खिचड़ी पक रही है
वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें भाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला खिचड़ी बन जो है वो सकता है, सामने आ शोला बन सकती है। सकता है। मरी में नवाज शरीफ साहब भी थे और क्या मरीम साहब तो आप बता चुके हैं, और पीएम साहब भी, सब टॉप लीडरशिप थी। जी, टॉप लीडरशिप जो है वो कुछ वहां पर थी और कुछ जो है वो टॉप लीडरशिप को वो है टेलीफोन पर राब्ता किया गया और ये भी कहा गया है कि सदर पाकिस्तान से भी राब्ता किया गया। अब देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो तजब्जब का शिकार है, वो खुल का मौकफ नहीं दे रही। रजा रबानी साहब जो है उन्होंने मुखालफत की है, बाकी उनका बयान उस तरह नहीं आया। और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी मुशावरत में है, लोग जो हैं वो उन्होंने खुलकर वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा मियां साहब, एक वक्त कम है चूंकि मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है, जो तीसरी खिचड़ी पक रही है, तीसरी खिचड़ी, वो इनसे भी सुना है नाराज हैं कि इनकी नालायकी की वजह से जिस तरीके से मईशत हैंडल हुई है ये कर रहे हैं मियां साहब। देखिए काजी साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ एक प्लान बना था, एक रोड मैप तैयार हुआ था और ये कहा गया था कि हम ये इन पैरामीटर्स पे चलेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो इस मामले से निकल जाएंगे। वहां से भी फंडिंग आ रही है, वहां से पैसे आ रहे हैं, एक पूरा प्लान दिया गया था, वो नहीं हुआ और इन काम भी नहीं हुआ। और बजट जो आया वो जो है होशरुबा आया। अब जो महंगाई का तूफान आ रहा है वो भी होशरुबा आ रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि अवाम का गुस्सा जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह वो अवाम जो है वो किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकते हैं। चलें, तो नालायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही, तो इसलिए दूसरी जानिब जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें भाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला बन सकता है, शोला बन सकता है, मगर अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच मियां शाहिद साहब। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक़ मशीर सदर ट्रंप जनाब साजिद तारड़ साहब ने, जिनसे हम वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि अमेरिका जब छींकता है तो पूरी दुनिया को बुखार में मुब्तला हो जाती है दुनिया। एक ब्रेक, फौरी तौर पर वापस आते हैं और साजिद तारड़ साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब, साबिक़ मशीर सदर ट्रंप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा थैंक गॉड कि दुनिया और अमेरिका शायद एक बड़ी तबाही से बचे हैं। एक पुराना मुहावरा है तारड़ साहब, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अब इसलिए हम कंसर्न भी हैं। एक तो ये कि ये जो रिपोर्ट्स और वीडियो एनालिसिस आ रहा है उसमें कुछ मशकूक चीज़ें सामने आई हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल। एक तो ये कि आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है और आप कैसे देखते हैं इस कॉन्स्पिरेसी और एन इंडिविजुअल्स एक्ट। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टोटल एग्री करूंगा जो आपने बात की है कि दुनिया आज तीसरी वर्ल्ड वॉर के धाने पे खड़ी है और उसके सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। उसके पीछे ओबामा साहब के 8 साल और 4 साल बाइडन साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी है। आज दुनिया जल रही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि बड़ी मुश्किल से अमेरिका बचा है, दुनिया बची है। 130 यार्ड्स 130 गज के फासले से शूट किया गया है और मिली सेकंड्स की वजह से उन्होंने सर अपना हिलाया, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। आज मैं जहां से आपसे मुखातिब हूं, मैं मिलवाकी विस्कॉन्सिन में हूं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मैं खुद आया हूं, 14 से 19 तक है। मेरी खुद मुलाकात मतवक्को है प्रेसिडेंट साहब के साथ 18 को। लेकिन अगर देखा जाए काजी साहब, अगर मैं समझता हूं इस वक्त दुनिया लीडरलेस है। दुनिया को इस वक्त फ्यूचर चाहिए, लीडर चाहिए। और बल्कि एक बहुत बड़ा वाकया मैं ये समझता हूं, आप देखें कि जब उनके कान के करीब से गोली उनको लगी कान पे, वो नीचे गिरे, उठ के सबसे पहला लफ्ज उन्होंने कहा था कि कीप फाइटिंग, फाइट फॉर अमेरिका। दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जमहूरियत, जिस कंट्री में मैं जहाँ बैठा हूं मैं, 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की। और आप जमहूरियत के हालात देखें कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी इतना आसमान को छू रही है और उनको एलिमिनेट करने की हर कोशिश की जा रही है, चाहे 90 केसेस हों, चाहे इम्पीचमेंट हो, चाहे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनें चलाई जाएं और चाहे कातलाना हमला किया जाए। आप खुद अंदाजा लगा लें कि सेंसिटिविटी किस हद तक बढ़ चुकी है। सिस्टम जो है वो सामने खड़ा है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त बातें हो रही हैं
कि जो स्नाइपर शूटर था उसने उस बंदे पे लॉक किया हुआ था अपनी गन को और वेट कर रहा था कि पीछे से आर्डर आए ताकि उस पे उसको शूट किया जा सके। 3 मिनट के लिए उसको आर्डर नहीं दिए गए। जब तक उसने शूट नहीं किया उसको उस पे उसने फायर स्नाइपर ने नहीं किया। ये भी एक चीज इसको आप कहते थे, आप कह रहे हैं कि ही वाज ऑलरेडी स्पॉटेड द पर्सन, वो जो लड़का जिसने ये किया है। लोगों ने उसको गन लेकर ऊपर चढ़ते देखा, पुलिस को बताया गया, पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। स्नाइपर जो कि फेडरल एम्प्लॉय था वो अपने माइक्रोफोन पे पीछे से शूटिंग का ऑर्डर मांगता रहा। 3 मिनट उसको डिले किया गया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज दुनिया जो है प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन की सिक्योरिटी का कंपैरिजन कर रही है, क्योंकि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही इज द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आज जब प्रेसिडेंट पुतिन साहब की सिक्योरिटी को कंपेयर किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कद 6 फुट से ज्यादा है, उनको सिक्योरिटी देने वाले 300-300 पाउंड की खवातीन थी और 5-5 फुट उनका कद था, वो उनको किस तरह कवर दे सकते थे? आज ये सारे क्वेश्चन दुनिया के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया को जोड़े, लेकिन वो तो 2 फिक्रे अदा करने से कासर हैं। अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक उनकी हालत होती है कि वो किसी से बात कर सकें। उसके बाद तो वो अपने होशे हवास में ही नहीं होते कि किसी चीज को गाइड कर सकें। तो दुनिया इस वक्त आज जहां खड़ी है, अमेरिका बिलखसूस, आप खुद अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया को आज जो बुखार चढ़ा है, जो गाजा जल रहा है, जो यूक्रेन जल रहा है, जो इस वक्त ताइवान है, उसका फ्यूचर खराब है। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि लोग एतराज भी कर रहे हैं, खुद डेमोक्रेट्स कह रहे हैं जी बदलें अपना, मिशेल ओबामा का नाम भी आया, तो क्या वो अब ज़हनी तौर पर आप कह रहे हैं कि 10 से 4 के बाद वो यानी होश में नहीं रहते? इसका क्या मतलब है कि उनमें ताकत नहीं है, उम्र है, या कुछ और वजह है? डिमेंशिया इस वक्त आपने देखा होगा व्हाइट हाउस की लॉग बुक से नजर आ रहा है कि उनको हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो जाके डील करता है, डिमेंशिया की दवाइयां देते हैं। इस वक्त मीडिया चीख चीख के उनसे सवाल डायरेक्ट करता रहा है कि आप अपना टेस्ट करा के तो पब्लिक क्यों नहीं करते, लेकिन वो उससे उस पे वो राजी नहीं हो रहे हैं। तो दर हकीकत आपने देखा है जब आप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सामने खड़े आप प्रेसिडेंट पुतिन कह दें तो आपके पास लीडरशिप की क्या सलाहियत है? बल्कि इस वक्त नेटो परेशान है, इस वक्त साउथ कोरिया परेशान है कि पुतिन और नॉर्थ कोरिया इतने स्ट्रांग हो रहे हैं। तो दुनिया को वाकई ही, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बुखार चढ़ चुका है, दुनिया जल रही है। और अमेरिका और सिर्फ साजिद तारड़ साहब, आपको पता है कि ही हैज़ आल्सो द पावर, यानी वो यूज़ तो खैर अल्लाह ताला कभी ना मौका लाए, लेकिन वो जो ब्रीफ केस उनके पास है वो तो किसी सहन आदमी के पास ही होना चाहिए तारड़ साहब, जो पूरी दुनिया में न्यूक की स्ट्राइक का इख्तियार होने की। जी, ये क्वेश्चन मीडिया पूछ चुका है व्हाइट हाउस से कि अगर कोई दुनिया के अंदर हादसा शाम 4 बजे के बाद होगा तो उसको कौन हैंडल करेगा? ये सवाल किया गया है आज से 2 हफ्ते पहले व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से, और वो खातून इसका जवाब देने से कासर थी कि अगर सुबह शाम 4 बजे के बाद कोई हादसा होता है तो कौन डिसीजन लेगा? तो यही तो अलमियात हैं। इस वक्त दुनिया जल रही है और इस वक्त लोग देख रहे हैं, और सिस्टम पूरा जो है इस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने और खत्म करने की वजह से के लिए तैयारियां कर रहा है। और दूसरा, काजी साहब, हम सब लोग, ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, हम सब लोगों की जान खतरे में है। मैं उसकी एक वजह बताना चाहूंगा। मैं मिलवाकी विस्कॉन्सिन में बैठा हूं इस वक्त रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की वजह से। यहाँ पे जो मेयर है मिलवाकी का, वो डेमोक्रेट है। उसने डेमोक्रेट पार्टी के लोगों को इजाजत दे रखी है कि आप आके यहाँ जुलूस निकालें, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे आके जुलूस निकालें। और इनके सपोर्टर जो है वो ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा वाले, वो पुरअमन जो वो जुलूस निकालने की सलाहियत नहीं रखते। तो हम सब लोगों की जिंदगियां इस वक्त आज खतरे में है। FBI और जिस तरह दूसरी एजेंसियां जिस तरीके से हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रही हैं, तो ये तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह। अच्छा, एक बात मैंने और पढ़ी है साजिद तारड़ साहब कि मिलवाकी में जो गन लॉज हैं और ओवरऑल जो अमेरिका में गन लॉज हैं, मैं ये भी सुन रहा था किसी मीडिया आउटलेट पे कि दे विल बी अलाउड इवन टू कैरी देयर वेपन्स इस कन्वेंशन में आते हुए। देखें, इस वक्त ये जो आपने बात सुनी है, मैं उसको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा
दर हकीकत डेमोक्रेट पार्टी हमेशा अफसोस के साथ प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है तो उन्होंने इसके ऊपर भी पॉलिटिकल माइलेज इकट्ठी करने की कोशिश की है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, गन कैरी जो करता है वो लीगल गन कैरी करता है। जो दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं वो सारे के सारे इलीगल गन्स के साथ हो रहे हैं और ज्यादातर उनके ओनर जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीनिंग इनकी पार्टी से क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। दर हकीकत रिपब्लिकन पार्टी बिलीव इन कैरिंग इन गन। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, गन्स आर नॉट किलिंग पीपल, पीपल आर किलिंग पीपल। गन किसी गलत आदमी के हाथ में खतरनाक होती है। ज्यादातर लोग अमेरिकन जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी है, आप देख रहे होंगे, मैंने आज भी अभी भी अमेरिकन फ्लैग पहन रखा है। मैं अमेरिकन फ्लैग कैरी करना इस वक्त पहली दफा 4 जुलाई को यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के सिंपथाइजर ने झंडे जलाए हैं, अमेरिकन झंडे जलाए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलंबिया, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट जो हैं सारा दिन आजकल जुलूस निकाल के डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं। वो कौन है? वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से माइंडसेट के हैं, सारे के सारा। तारिक साहब, एक बात आपने और की जो बड़ी डेंजरस है, मुझे मैं दोबारा रीइंफोर्स करना चाहूँगा। CIA, ये प्रीमियम एजेंसीज है, FBI है, ये जो इंटेलिजेंस सर्विस थी जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो ये जो सीक्रेटरी क्या जो हिफाजत पे मामूर थे, तो क्या ये कुछ तावन कर रहे हैं और क्या इनकी मौजूदगी में आप अपने आप को महफूज समझ रहे हैं रिपब्लिकन्स? नहीं, बिल्कुल हम महफूज नहीं समझ रहे। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक सीक्रेट सर्विस की जो चीफ है, हेड है जो, वो अभी तक उसने किसी जर्नलिस्ट का सामना नहीं किया। उसने तकलीफ ही नहीं की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कल किसी लो क्लास ऑफिसर ने आके 2 दिन के बाद थोड़ी सी एक चंद मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कोई खास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। दूसरा अर्ज ये करना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका के हालात ये हैं, इनको जमहूरियत नहीं चला रही, एक्टिविज्म के जरिए कंट्री को चलाया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट को कोई सियासतदान चलाने की बजाय एक्टिविस्ट चला रहे हैं जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। यही अमेरिका को खतरा है। और जिस तरीके से 25 मिलियन इलीगल लोगों को अमेरिका में बुला लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बुलाया गया है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जा सके। और जब इनके हाथों में ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप देंगे, दिस इज व्हाट द ओबामा's प्लान इज, टू मेक अमेरिका अ वन पार्टी रूल। और इसी के खिलाफ हम सब यहाँ आज लड़ रहे हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मैं खुद इतना अपना कारोबार छोड़ के 1 हफ्ते के लिए आज मिल्वाकी, विस्कॉन्सिन में बैठा हूँ, फॉर द फ्यूचर ऑफ अमेरिका, फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये अभी आपने अजीब बात कही कि ये जो गवर्नर है यहाँ के, विस्कॉन्सिन में है, गालबन मिल्वाकी की विस्कॉन्सिन ही स्टेट बनती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या ये जो अलाउ किया है इन्होंने डेमोक्रेट्स को बुलाना, इट इज़ हाउ अनवाइज इट इज़ के आमने सामने, ये क्या कुछ एक सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या क्या डेस्परेशन है? काजी साहब, डेस्परेशन ये है कि जब एक एक्स प्रेसिडेंट को 150 गज के फासले से एक बंदा शूटिंग कर सकता है, तो उस वहां पे डेमोक्रेट पार्टी के लोग, और ये मामूल है जिस तरीके से FBI और CIA हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाती है, आप सोच नहीं सकते। हमारी फेसबुक और ट्वीटों की वजह से FBI हमारे दरवाजों पे आ जाती है, पुलिस हमारे घरों में आ जाती है अगर आप फेसबुक पे या ट्वीट पे कुछ आप कंजर्वेटिव आइडियाज का इजहार करें। तो दर हकीकत इस वक्त, और ये इनके जो डेमोक्रेट पार्टी के कई लॉ मेकर्स कह चुके हैं कि हमें KGB स्टाइल से इनके पीछे जाना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन खुद ऑन कैमरा कह चुके हैं कि वी रिपब्लिकन्स आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो बात इतनी आसान नहीं है, बात इतनी छोटी नहीं है, ये सारे लोगों को पता है। और जिस तरीके से हमें इस वक्त हमारे खिलाफ एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ काम कर रही है। वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वी आर फाइटिंग फॉर फेथ एंड फ्रीडम, मैटर ऑफ फैक्ट। तो इतना आसान नहीं है, इट्स अपहिल बैटल। लेकिन आप जो बात और कहानी, जाहिर है आप तो फर्स्ट हैंड आपका नॉलेज है और आप सियासत में भी एक टॉप यानी पोजीशन होल्ड करते हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी तीसरी दुनिया में जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस होती है, तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिबर्टीज़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक मिसाल था। तो ये हाउ कम इट हैज़ कम टू दैट लेवल? काजी साहब, ये सारी चीजें माजी की थी। पिछले 25 साल से मैं समझता हूँ ओबामा साहब पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अनजस्ट चीजें की, अमेरिका को डिवाइड रेशियल बेसिस पे किया। उनकी ख्वाहिश होती थी हमेशा कि अमेरिका का हर जो डिपार्टमेंट का चीफ हो वो अफ्रीकन अमेरिकन हो।
उसकी वजह यह है। और दूसरा, यहाँ आपके देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन अमेरिका की सिर्फ 14% थी, आज भी 14% है उनकी पॉपुलेशन। लेकिन इस वक्त व्हाइट लिबरल, इंतीफा, ब्लैक लाइव मैटर और जिस तरह रेशल डिवीजन है कंट्री के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि नफरतें कितनी बढ़ चुकी हैं। कंट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट नेशंस, कंजर्वेटिव और दूसरा सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स, और उसके ऊपर आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस और कलर आपका मेरिट बन चुका है। अमेरिका वो नहीं रहा बिल्कुल। इस तरह के कातलाना हमले प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो मैंने मैक्सिको और अफ्रीका और डेवलपिंग कंट्रीज में देखे हैं, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर हमला हुआ है, आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि अमेरिका अपनी पस्तियों को टच कर रहा है। अमेरिका में एक गैर मामूली वाकया हुआ है। आप ये देखें कि सिस्टम कितना स्ट्रांग हो चुका है और किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, किस तरीके से लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जलसों में ये कहते सुने गए हैं कि उनके ऊपर केसेस इतने ही हैं जितने अल कपोन के ऊपर थे, जो शिकागो का गैंगस्टर था। 90 से ज्यादा चार्जेस है, 90 से ज्यादा अच्छा चार्जेस। तारड़ साहब, ये तो एक पावर कैग लगता है, यानी अगर अब आखिरी पॉइंट, जी मुकम्मल करें। ये सारे के सारे चार्जेस तब बनाए गए थे जब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी डिक्लेयर की थी। उससे पहले सिस्टम को कोई एतराज नहीं था। 3 साल कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। जो ही उनका ग्राफ ऊपर आना शुरू हुआ है, 90 केसेस बना दिए गए और वहां पे प्रोसिक्यूट किया गया जहां उनके मर्जी के प्रोसिक्यूटर हैं, मर्जी के जज हैं, मर्जी की ज्यूरी है। तो अगर ये किसी डेवलपिंग कंट्री का नक्शा नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, ये मैं यही कह रहा था कि ये एक, यानी क्योंकि अमेरिका एक ज़ाहिर है एक एंकर है, एक बहुत बड़े, जिस तरह दुनिया के जहाज़ का एक एंकर जिसे हम कहते हैं, तो ये और दुनिया की और मुल्कों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ भी लेकिन लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि जो अगर ट्रंप पावर में आते हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी का डिफरेंस अब क्या हो गया है, पहले क्या था और अब क्या है इस वाक़े के बाद जो ट्रंप और बाइडन है, और दूसरा ये कि फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लाएंगे अगर ट्रंप आते हैं और खैर खैरियत से इंशाल्लाह पहुंचते हैं वाइट हाउस। देखिए, सबसे बड़ी तो बात ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा पोल से नहीं लगाया जा सकता। पोल्स कौन करा रहे हैं? पोल्स करा रहे हैं हमारे जो मीडिया एंटरप्राइज हैं और जितने लिबरल माइंडसेट हैं। ये भी एक तरीकाकार है फ्रॉड का कि पोल बना के अपने कैंडिडेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। पोल्स रोजाना डेली बेस पे यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडन बिल्कुल आमने सामने हैं, बिल्कुल बराबर हैं, 1 पॉइंट ऊपर हैं, 2 पॉइंट हैं। पोल्स के ऊपर क्या किसी ने बिलीव करना है? ये एक पूरी मशीनरी पोल्स को ऑपरेट करती है। काजी साहब, दर हकीकत जारी रखिए। 4 साल की बाइडन साहब की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे। अब मैं आना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? उनकी पिछले 4 साल के अंदर भी जो डॉक्ट्रिन था, उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। उसका मकसद ये होता है, ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि हम एक स्मार्ट आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी पे बिलीव करते हैं। पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं उस वक्त आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी विजिट करते हैं, अपने एलाइज को सपोर्ट में आते हैं। जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होता है वहां आप सॉलिड स्टेप्स लेते हैं। जब ये इस तरह के साजिद तारड़ साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप महफूज रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। हालात नाजरीन बड़े दगरगूं हैं जिस तरफ भी हम नज़र डालें, मगर अल्लाह हमें इस क्राइसिस से दुनिया को बाहर निकाले और कुछ खुद हम अपनी भी सोल सर्चिंग करें और यहाँ भी कोई अक्ल और होश के नाखुन लें। अगर हमें इतनी शॉर्ट साइटेडनेस जो है ये नहीं होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, ये था हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।